नमस्कार। जे बॉस रिटेल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप कुशल से होंगे। आज मैं आपको करेंसी के मामले में भारत के एक नए युग में प्रवेश करने वाली घटना या उस खबर के बारे में जानकारी दे रहा हूं। खबर के आगे पीछे के निहितार्थ भी बताऊंगा। ये खबर है करेंसी नोटों के भौतिक स्वरूप को नकारते हुए डिजिटल स्वरूप की स्वीकारोक्ति, यानी कि करेंसी नोट की कटौती का युग शुरू हो चुका है। यानी पिछली नोटबंदी के आगे का एक और कदम। हम सब जानते ही हैं कि करेंसी नोटों को हम अर्थशास्त्र की भाषा में फिएट करेंसी भी कहते हैं। भारत में इसी फिएट करेंसी की जगह लेने के लिए डिजिटल करेंसी का जन्म हो चुका है। आज का दिन है 1 नवंबर 2022। इस दिन को आप मील का पत्थर समझ करके याद रखिएगा। मैं जब इस एपिसोड की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था तो मुझे अपने गांव में सैकड़ों सालों से चली व्यापार की एक सच्ची परंपरा याद आ गई। इस व्यापार के बारे में मैंने बचपन में सुना था। यह घटना एक इतिहास है, दो देशों के बीच की एक कूटनीति है। जब तक यह घटना हुआ करती थी तब मैं इस दुनिया में तो नहीं आया था, लेकिन मेरे क्षेत्र के काफी लोग अब भी मौजूद हैं जिन लोगों ने अपने बचपन में इस ऐतिहासिक व्यापार को अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने अपने बचपन में उन पलों को महसूस किया। बात तब की है जब तिब्बत के धर्मगुरु आदरणीय दलाई लामा अपना पूरा लाव लश्कर लेकर भारत नहीं आए थे। तब तिब्बत से बड़ी संख्या में व्यापारी भारत यानी कि हमारे क्षेत्र में आया करते थे, यहाँ आकर व्यापार करते थे। ऐसा ही व्यापार भारत के सौका क्षेत्र के व्यापारी भी करते थे। वह अपनी भेड़ों में तिब्बत के लिए जरूरी सामान सीमा पार ले जाकर के वहां की मंडियों में पहुंच जाते और तिब्बत का सामान लेकर लौटते। अधिकतर व्यापारियों का रास्ता लिपुलेख दर्रा यानी कि मौजूदा वक्त का मानसरोवर जाने का आधिकारिक मार्ग ही होता था। लिपुलेख दर्रा से आपको याद आ गया होगा, यह स्थान पिथौरागढ़ जिले का वही क्षेत्र है जिस पर अब नेपाल अपना अधिकार जताने लगा है। तिब्बत के व्यापारी अपने देश से जड़ी बूटियां, कुछ खास किस्म के मसाले लेकर आते और भारत में हमारे क्षेत्र में बेचा करते। वहां मंडियां थी। भारत से अनाज, कपड़ा, नमक आदि सामान लेकर के अपने देश के लिए जाते थे। दलाई लामा को भारत में शरण मिलने पर चीन ने आंखें तरेरनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यह व्यापार का क्रम टूटता चला गया। 1962 में तो चीन ने भारत पर युद्ध ही थोप दिया था। कुछ सालों के अंदर चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने हर बॉर्डर पर अपने सैनिक बिठा दिए थे। फिर यह व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं यह कहानी क्यों बता रहा हूं। यह तो अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। जी हाँ, यह बीते दिनों की बात है, मगर अतीत में दो देशों के बीच का व्यापार, दो देशों की इंटरडिपेंडेंसी यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक उदाहरण है। मजेदार बात यह है कि यह पूरा व्यापार बार्टर प्रणाली पर हुआ करता था, यानी कि जितने का सामान वह भारत में बेचते थे उतनी ही कीमत का सामान अपने देश के लिए ले जाते थे। बार्टर प्रणाली का मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान। सामानों की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि एक सामान हो सकता है कि वो एक संख्या में आता हो और दूसरा उससे सस्ता हो, वो 1.5 होता हो, 2 होता हो। यानी तब आज के दौर की तरह न तो स्विफ्ट प्रणाली थी, न रुपया, डॉलर, पाउंड, यूरो एक्सचेंज रेट तय हुआ करते थे। यहाँ बता दें कि SWIFT स्विफ्ट का मतलब है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन हुआ करता है। यानी स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान का एक प्लेटफॉर्म है। उस समय भारत के व्यापारियों और तिब्बत के व्यापारियों के बीच सारा व्यापार किसी करेंसी यानी कि किसी मुद्रा के आदान प्रदान से नहीं होता था। सामान की अदला बदली हुआ करती थी। तिब्बत के अलावा अन्य देशों से व्यापार की बात अगर हम करें तो भारत के व्यापारी कई सौ वर्षों से व्यापार या तो बार्टर सिस्टम पर करते थे या उतनी ही कीमत का सोना दे दिया जाता था। कुछ देश चांदी पर भी राजी हो जाते थे। दुनिया में जब से करेंसी का चलन हुआ, व्यापार के लिए इसने एक आसान रास्ता बना दिया। करेंसी का धातु से लेकर कागज तक का सफर शुरू हुआ। शुरू में फुल बॉडीड करेंसी मनी से व्यापार शुरू हुआ। फुल बॉडीड मनी का मतलब ये है कि करेंसी के रूप में उस वस्तु की जितनी कीमत होगी उतनी ही कीमत का पदार्थ उस करेंसी में उपयोग किया गया हो।
सीधे शब्दों में कहें तो उतनी ही कीमत की वस्तु भी होगी, यानी करेंसी उतनी ही कमोडिटी की होगी, जैसे सोना, चांदी, स्टोन, पल्स आदि। फिर इसे और हल्का किया गया। सात पत्र, हुंडी, विनिमय विपत्र आदि का दौर आया। इन्हीं से आगे चल करके चेक और ड्राफ्ट का चलन हुआ। सोने चांदी रत्न की करेंसी की जगह ली टोकन करेंसी ने। इस करेंसी को क्रेडिट या पेपर करेंसी भी कहा जाता है। इस करेंसी की वैल्यू तभी है जब कोई इसकी गारंटी ले रहा हो, यानी कि यह करेंसी फुल बॉडीड करेंसी तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो करेंसी को बेचने पर उसके मूल्य के बराबर का सामान मिल जाता है या उतनी ही वैल्यू की कोई अन्य करेंसी मिल जाएगी। अगर अन्य लोग इसको न ले रहे हों तो इसे जारी करने वाले से वसूला जा सकता है, ये उसकी गारंटी होती है। अगर कोई करेंसी जारी करने वाला कीमत अदा नहीं करता है तो उसकी क्रेडिट गिर जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अगर इसकी पूरी कीमत है, जारी करने वाले से इसे वसूला जा सकता है, तो इसे टोकन करेंसी क्यों कहा जाता है? दरअसल इस करेंसी को बनाने में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उतने टुकड़े को बेच करके उस पर लिखी गई राशि के बराबर कीमत नहीं मिल सकती है, यानी कि इस कमोडिटी की वैल्यू उस पर लिखी गई वैल्यू से कहीं कम होती है। सिर्फ गारंटी लेने वाले की क्रेडिट के कारण इसकी कीमत लिखी गई कीमत के बराबर मान ली जाती है, इसलिए इसे टोकन मनी कहा जाता है। आजकल चलन में आने वाले सिक्के और कागज के नोट का सीधा प्रमाण है। अब आए हम खबर के मूल में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, भारत की करेंसी अब नए दौर में प्रवेश कर रही है, यानी कि करेंसी नोटों की कटौती का युग शुरू हो चुका है। यानी अब साल दर साल कागज के नोट मार्केट से कम होते चले जाएंगे। 1 नवंबर 2022 को जारी डिजिटल करेंसी की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये तारीख आपको याद रखनी है। जिन लोगों को अभी यह बात समझ में नहीं आई कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत ने 1 नवंबर को डिजिटल करेंसी को मार्केट में उतार दिया है। फिलहाल 1 महीने तक इसे प्राइमरी मार्केट यानी कि रिटेल मार्केट से दूर रखा जाएगा। इसका उपयोग सेकेंडरी मार्केट में ही होगा, यानी कि सरकारी सिक्योरिटीज अथवा होलसेल मार्केट में इस डिजिटल करेंसी का चलन होगा। 1 महीने तक कुछ खास ग्राहकों के बीच इस करेंसी का लेन देन भी कराया जाएगा, ताकि पूरी प्रणाली को जांचा जाए, परखा जाए। भारतीय रिजर्व बैंक पूरी प्रणाली को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC के नाम से चला रहा है। भारत के 9 बैंकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बैंक हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HSBC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और यस बैंक। अभी तक हम लोग पेपर करेंसी, प्लास्टिक करेंसी का ही उपयोग कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का उपयोग करने लगेंगे। इसे क्रिप्टो करेंसी न मानिएगा। क्रिप्टो का एहसास तो जरूर है, लेकिन क्रिप्टो का कोई माई बाप नहीं है, उसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। भारत के इस डिजिटल रुपये के गार्जियंस मौजूद हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी गारंटी लेता है और भारत सरकार उसको स्वीकारती है। इस कदम को यह कहा जा सकता है कि भारत में पेपर करेंसी को बंद करने की शुरुआत हो चुकी है, या यूं कहें नोटबंदी की ओर एक और कदम उठ चुका है। यह कदम पूर्ण रूप से अपने मकसद में कब सफल होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल डिजिटल करेंसी की यह नई शुरुआत मील का पत्थर है। इस करेंसी के फायदे नुकसान क्या होंगे, बैंकों में UPI को लेकर असहजता क्यों है, आदि विषयों पर आगे मैं नए वीडियो बनाऊंगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर करें। जिन व्यूअर्स ने JJ बॉस रिटेल चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। नमस्कार, धन्यवाद।